माई सेल्फ सुमन मौर्य। और आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स यूनिट का थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू हम क्या अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन होता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास पोटेशियम थैलेमाइड होता है और उसको हम किसी अल्फा हेलो एस्टर के साथ में ट्रीट करते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करता है, रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पोटेशियम थैलेमाइड है और ये हमारा अल्फा हेलो एस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आप देख रहे हो पोटेशियम थैलेमाइड जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये वाला जो कार्बन सेंटर है। अब देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो ये जो रिएक्शन है इनके बीच का वो हम SN1 रिएक्शन के थ्रू करवाएं या फिर हम इसको SN2 मैकेनिज्म के थ्रू करवाएं। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसको SN1 रिएक्शन के थ्रू करवाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर हमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कराना पड़ेगा। तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए पहले हम जो लिविंग ग्रुप है उसको निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन SN1 रिएक्शन हम सिर्फ तभी करते हैं जब जो इसके ऊपर कार्बोकैटायन के ऊपर आने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है अगर वो स्टेबल होता है तब। तो अगर हम यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकाल दें और इसके ऊपर में प्लस चार्ज आ जाए, तो आप देख रहे हो कि ये जो एस्टर ग्रुप है ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेगा तो एक तो इसके ऊपर पहले से ही प्लस चार्ज है और फिर वो और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है इसे हम SN1 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं करते हैं। ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। ठीक, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जैसे जाएगी तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी अटैक करेगा और साथ ही साथ में जो लिविंग ग्रुप है वो साइमल्टेनियसली निकलेगा। ठीक, ये निकल जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास में कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम इसकी एक्वस हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। ठीक है, एक्वस हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, बेसिक मीडियम में करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एक्वस KOH ले लो आप एक तरीके से। ठीक है, K प्लस OH माइनस रहेगा। तो अब देखिए अगर हम इस रिएजेंट को OH माइनस यहाँ पे अगर बेसिक मीडियम आप रख रहे हो तो क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में ये जो एस्टर ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो अमाइड ग्रुप है वो भी एसिड और अमोनिया ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे कितने इक्विवेलेंट KOH मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे, 3 इक्विवेलेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 3 रिएक्टिव साइट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एस्टर ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो अमाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपके पास मिल गया, लेकिन अब देखिए जो कि हमारे मीडियम में अभी भी बेस प्रेजेंट है, तो ये जो बेस है बेस की प्रेजेंस में अब एसिड की फॉर्म में तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करेगा, इनका जो H+ आयन है उसको उठा लेगा। तो यहाँ से ये जो H+ रहेगा वो उठा लिया जाएगा और ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस हम करवा देंगे तब हमारा ये जो अमाइनो एसिड है वो कंप्लीटली हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था अमाइनो एसिड के सिंथेसिस का। पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम थैलेमाइड लेते हैं, उसको कोई अल्फा हेलो एस्टर से ट्रीट करवाते हैं, तो फिर उसके बाद आपके पास कुछ प्रोडक्ट आता है, उसको फर्दर हम जब एक्वस उसको बेसिक मीडियम में रखते हैं एक्वस KOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको आपका अमाइनो एसिड मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका सिंथेसिस है स्ट्रेकर सिंथेसिस।
इसमें क्या होता है, आप कोई कीटो ग्रुप ले सकते हो या फिर कोई एल्डिहाइड ग्रुप भी ले सकते हो। ठीक, यहाँ पे आप कोई कीटो ग्रुप भी ले सकते हो, आप इसको एल्डिहाइड ग्रुप भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसकी हम क्या करवाते हैं, मान लो हम ये रिएक्शन कोई कीटो ग्रुप लेकर के ही करवा रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, इसको एक्सेस ऑफ अमोनिया में पास करवाना है। एक्सेस ऑफ अमोनिया में पास करवाना है और थोड़े ट्रेस ऑफ एसिड्स में भी इनको डालना है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा एसिड भी होना चाहिए। तो अब अगर आप इसको एक्सेस ऑफ अमोनिया में पास कराओगे तो क्या होगा, ये जो कीटो ग्रुप है यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे जो NH है वो इसके साथ में यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन के फॉर्म हो जाएगा, -H2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको हम KCN के प्रेजेंस में रखते हैं और साथ में थोड़ी एसिडिक मीडियम में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रोसेस था। सेकेंड वाले में हम क्या करें, इसको पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में रख रहे हैं, साथ में थोड़ी एसिडिक मीडियम में यहाँ पे दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का जो नाइट्रोजन है, इसकी जो लोन पेयर है वो इस पे जाकर के अटैक करेंगे और ये NH2 पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एसिडिक मीडियम है तो इसका लोन पेयर प्रोटोनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे NH2 पॉजिटिव आ गया और ये जो Cn माइनस है, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। ठीक है, अब इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, इसकी जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये जो साइनाइड ग्रुप है आपको पता है कि जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है ये एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने इसमें क्या किया था, सबसे पहले हमने कोई भी कीटो या फिर एल्डिहाइड ग्रुप लिया था, उसको हमने एक्सेस ऑफ अमोनिया में पास करवाया था। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम साइनाइड रखा था, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है। अब फर्दर इस कंपाउंड को जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो यहाँ का जो साइनाइड ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मेथड था आपका स्ट्रेगर सिंथेसिस का। यहाँ पे भी आपको अमोनिया मिल जा रहा है, अमाइनो एसिड मिल जा रहा है। ठीक, फिर आपका थर्ड मेथड आता है रिडक्टिव अमाइनेशन। ठीक है, रिडक्टिव अमाइनेशन में हम क्या करते हैं, कोई कीटो एसिड ग्रुप लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कीटो एसिड ग्रुप क्या होता है, ऐसा कोई ग्रुप जहाँ पे एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो, ऐसे ग्रुप को हम कीटो एसिड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये कीटो एसिड ग्रुप हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम अमोनियम क्लोराइड में पास करवाते हैं। ठीक, या फिर ठीक है, ये मीडियम में हम इसको दे सकते हैं। अब जैसे ही आप इस कीटो एसिड को अमोनियम क्लोराइड से पास करवाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो तो नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन जो कीटो ग्रुप है वो इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएगा, ठीक, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या करवाएंगे, इसका रिडक्शन करवा देंगे। ठीक है, आप इसका रिडक्शन करवा सकते हो या फिर आप इसको हाइड्रोजनोलाइसिस भी इसकी करवा सकते हो, मतलब दोनों सेम प्रोसेस ही है। ठीक, अगर हम इसको हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो इसको आप रिडक्शन भी कह सकते हो या फिर इसको आप हाइड्रोजनोलाइसिस भी कह सकते हो इसकी। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये हो गया रिएक्शन। हमने क्या किया, इसको जो कीटो एसिड था हमारा उसको हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ में ट्रीट किया,
फिर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड मिला, अब जैसे इसका हम रिडक्शन करवा देते हैं हमारे पास हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट अमीनो एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एक स्टेप में रिडक्शन करवाया है, ठीक, इसीलिए इसको रिडक्टिव अमाइनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, अब हमें मेलोनिक एस्टर से सिंथेसिस करवानी है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम कोई एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लेते हैं। ठीक है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का क्या होता है, जहाँ पे एक ही कार्बन पे दो दो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप लगे होते हैं, तो जैसे ही कोई बेस वहाँ के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, वो वहाँ पे आने वाला जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बहुत ही अच्छा स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ये ग्रुप लिया, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, अब इसके ऊपर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से इसमें से कोई बेस एक हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो दो दो इलेक्ट्रॉन के ज्वाइन ग्रुप के द्वारा उसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा होगा, इसीलिए वो प्रोटॉन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेलोनिक एस्टर में ये एक्टिव मिथिलीन कोई भी कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको किसी बेस के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम बेस डालेंगे ये क्या करेगा, इस कंपाउंड से सबसे ज्यादा जो एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको वो यहाँ से उठा लेगा। तो ये जैसे ही आप इसको डालेंगे यहाँ पे आपके पास जो इस तरीके का कंपाउंड बन के फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया, अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, इसको हम अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, इसको अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कराएंगे। अब जैसे इसमें अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाएंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से जाकर के अल्काइल ग्रुप को पे अटैक कर देगा और यहाँ से जो लीविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर हम इसकी हम क्या करवाते हैं, इसकी हम यहाँ पे हम इसकी बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें इसको बेसिक मीडियम में रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों एस्टर वाले ग्रुप है वो सॉरी इसकी हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। ठीक है, इसकी जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ये जो एस्टर वाला ग्रुप है वो एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों ही ग्रुप्स कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस कंपाउंड को हम हीट करेंगे। ठीक है, इस कंपाउंड को हम जैसे ही हीट करेंगे यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल निकल के बाहर चला जाएगा, यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल निकल के जाएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज अगेन से इसका CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो H+ को एक्सेप्ट करके यहाँ पे फिर ये CH2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं हीट करूंगी, यहाँ पे एक ये कंपाउंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो अब जैसे इसको हीट करते हैं तो यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। अगर हम इसको अभी भी सिस्टम में हीट तो है ही है, तो ये वाला भी ग्रुप निकल जाना चाहिए, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे अब जैसे ही निकल के जाएगा तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा वो उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आप अगर कोई भी कार्बन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप साथ ही में लगे होते हैं तो वहाँ से सिर्फ एक ही निकल पाता है जब आप उसको हीट करते हो तो। ठीक है, तो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं फर्दर, यहाँ पे इस पे HBZ रिएक्शन करवा देते हैं। उसमें क्या होता है उस पे वो ब्रोमिनेशन करवा देता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन, ये अल्फा वाला कार्बन यहाँ पे ये है तो इसके ऊपर अब ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें अमोनिया से ट्रीटमेंट करवा देते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप अमोनिया से ट्रीटमेंट करवाओगे, क्या आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से Br मॉलिक्यूल बाहर निकल के चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अमीनो एसिड है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, कोई एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड लेते हैं, उसको पहले बेस के साथ में ट्रीट करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम किसी अल्काइल हैलाइड के साथ में ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से अल्काइल ग्रुप के साथ ये अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो हैलाइड ग्रुप है वो निकल जाएगा। अब फर्दर हम इसमें क्या करवाते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, फिर
उसके बाद इसमें जब इसका कार्बोक्सिलेशन करवा देंगे, यहाँ पे -CO2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे HBZ रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे अमोनिया का लास्ट में अटैक करवा देते हैं, तो उसके बाद हमारा अमीनो एसिड बनके तैयार हो जाता है, ठीक। तो ये तो तरीके थे अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के, ठीक, इतने सारे तरीके थे, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अमीनो एसिड्स को बना सकते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का अमीनो एसिड्स के। देखिए प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अमीनो एसिड हमें गिवन है, हम क्या चाहते हैं कि हम उसका किसी से रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास दो रिएक्टिव साइड्स है, एक हम नाइट्रोजन वाली साइड से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, दूसरा हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन वाली साइड से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मान लो हमें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एक ही साइड से रिएक्शन करवाना है, मान लो हमें जो अमीन वाला ग्रुप है वहीं से रिएक्शन करवाना है, तो रिएक्टिव साइड अगर दो है तो दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक साइड से रिएक्शन करवाना है तो दूसरी वाली साइड को हम ब्लॉक करवा देते हैं ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो उसी को हम प्रोटेक्शन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा पहली वाली साइड से, तो हम दूसरी वाली साइड को फ्री करवा देंगे, जिससे भी हमने जिन भी रिएजेंट्स के द्वारा उसको हमने ब्लॉक किया था उनसे हम फ्री करवा देंगे, तो उन्हें हम डी प्रोटेक्शन कहते हैं उसी प्रोसेस को, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स में हम बेसिकली कुछ तरीके देखेंगे जिनके थ्रू हम इनके किसी पर्टिकुलर साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए एक मेरे पास अमीनो एसिड है, ठीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका पहले ट्रीटमेंट करवाते हैं, कुछ जिनके साथ प्रोटेक्शन करवा सकते हैं, वैसे मैं कुछ ग्रुप्स लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रुप है। अब इसके साथ में हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, जो नाइट्रोजन है ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे कम बैक करेगा, जैसे वापस आएगा तो ये पूरा पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे ये ग्रुप लीव हो गया। अब देखिए हमारे पास एक और रिएक्टेंट है, मतलब प्रोटेक्शन करने का एक और तरीका होता है, हम इस रिएजेंट के साथ में भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे हम इसको इसके साथ में ट्रीट करेंगे तो इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे वापस ओपन हो जाए, फिर वापस से जब ये रिटर्न आकर के इस पे अटैक करे तो यहाँ से ये जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाए, तो इसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। देखिए इन दोनों ही तरीकों में हमारे पास जो प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट मिला है वो हमें सेम मिला है, लेकिन उसके साथ में जो बाय प्रोडक्ट मिला है वो डिफरेंट डिफरेंट मिला है। यहाँ पे एसिटिक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है। देखिए आपको पता है कि जब हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो प्रोडक्ट साइड में जो भी चीज़ें बन रही हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीशीज नहीं बननी चाहिए, ना ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, ना ही स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। यहाँ पे ये जो HCl है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इस वाले केस में, लेकिन यहाँ पे बहुत ही एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, और एसिटिक एसिड कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, हमें पता होता है। तो अगर हम इस टाइप का कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, तो हम जनरली ये जो पहली वाली रिएक्शन है उसको फेवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीशीज नहीं बन रही होती है, ठीक। तो इस केस में तो हम इसको फेवर करते हैं ज़्यादा, ठीक। इसके बाद कुछ और तरीके होते हैं हमारे पास प्रोटेक्शन के, जैसे देखो मान लो मैंने यही कंपाउंड लिया, अगर मैं इसको ट्रीट करूँ, ठीक है, मैंने इसके साथ में ट्रीट किया, इसका नाम होता है, ठीक है, CBZCl, क्या होता है, सी कार्बोक्सी बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, ये पूरा ग्रुप कार्बोक्सी ग्रुप, ये BZ बेंजाइल के लिए होता है और Cl क्लोरीन के लिए होता है, ठीक है, कार्बोक्सी बेंजाइल क्लोराइड ग्रुप, ठीक, इसको CBZ शॉर्ट में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन जैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे अटैक करा, यहाँ पे बॉन्ड ओपन हो जाएगा, वापस से जब ये नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा बॉन्ड पे, तो ये यहाँ से जो लीविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है,
यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोटेक्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। अब देखिए ये तो हो गया प्रोटेक्शन। अब अगर इन ग्रुप्स को हमें डी प्रोटेक्ट करवाना है या फिर यहाँ से निकालना हो तब हम क्या करते हैं, इसको हम इसका सिंपल से इसका रिडक्शन करवा देते हैं। ठीक, रिडक्शन कैसे करवा देंगे, इसको हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल से ट्रीट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इनका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो स्पीशीज बनती है वो कुछ इस तरीके की रहती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे COOH ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे CH3PH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे अभी भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसको हम फर्दर अगर हीट कर देते हैं तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है -CO2 और आपका प्रोडक्ट जो था पहले वाला वो हमें मिल जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका तीसरा तरीका है इसके प्रोडक्शन का। और उसको डी प्रोटेक्ट आप फर्दर कैसे करते हो, हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हो तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है। उसके बाद फर्दर इसको जब आप हीट कर दोगे तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका तरीका है इसको हम पढ़ते हैं BOC। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम BOC पढ़ते हैं, बॉक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल। ठीक है, ये इसका शॉर्ट में नेम, इसको हम BOC पढ़ते हैं। अगर इसके साथ हम ट्रीट करते हैं इसको अमाइनो एसिड को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अटैक होगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, फिर वापस से जब ये वापस आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से खुल करके इसके ऊपर चला जाएगा, ये पूरा पूरा जो लीविंग ग्रुप है ये निकल के यहाँ से चला जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है, ये हमारे पास में हमारा प्रोटेक्शन होने के बाद में ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। ये तो हो गया प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट। अब अगर हमें इस ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करना है मतलब इस पूरे पूरे ग्रुप को हमें निकालना होगा यहाँ से, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल से इसको एसिड के प्रेजेंस में रख देते हैं, H+HCl किसी एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं। वहां पे डालने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल जाएगा और आपको एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होती है स्पीशीज, उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसीलिए ये जो डी प्रोटेक्शन है वो इतनी आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये स्पीशीज आपकी बन गई और एक आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन देखने को मिल रहा है। अब फर्दर ये जो ग्रुप है अगर आपको यहाँ से इसको निकालना है तो आप इसको सिंपल सा हीट कर दोगे और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और आपके पास जो आपका अमीनो एसिड था वो आपको बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, ये तरीका हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बॉक लिया था, उसके साथ में प्रोटेक्शन करवाया तो ये प्रोडक्ट मिल गया। फर्दर इसको जो आप एसिडिक मीडियम में डाल देते हो तो यहाँ से इसका डी प्रोटेक्शन हो जाता है इस पूरे पूरे ग्रुप का। ठीक, अब हमारे पास एक लास्ट तरीका आता है अमाइन इस वाले ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का। हमारा जो कंपाउंड है वो होता है FMOCCl। ठीक है, ठीक है, ये होता है FMOCCl, इसको हम पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो पूरा पूरा ग्रुप होता है इसको हम पढ़ते हैं फ्लोरोनिल। ठीक है, ये जो पूरा पूरा ग्रुप है इसे हम फ्लोरोनिल पढ़ते हैं। और देखिए ये हो गया फ्लोरोनिल, फ्लोरोनिल ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, फ्लोरोनिल मिथाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, फ्लोरोनिल मिथाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, इसका पूरा ये फुल फॉर्म है इसके FMOCCl का। ठीक, अब देखिए यहाँ भी इसका रिएक्शन होता है, कैसे होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ओपन होगा, फिर वापस से जब ये कम बैक करेगा तो ये जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो
ये हमारे पास प्रोटेक्शन होने के बाद ये ग्रुप बन गया। अब देखिए ये तो प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट है, अगर हमें इसका डी प्रोटेक्शन करवाना है तो हम किससे करवाते हैं? कौन का डी प्रोटेक्शन करवाने के लिए हम उसे R3N से ट्रीट करेंगे। जैसे इससे ट्रीट करेंगे, ये बहुत अच्छा बेस होता है, ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये जैसे ही एसिडिक प्रोटॉन, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, यहाँ वाला होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको निकालते हो, यहाँ पे आने वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके आ जाने के बाद ये जो रिंग है ये एरोमेटिक बन जाता है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ H+ जाता है वो रिंग एरोमेटिक हो जाती है, इसलिए ये ग्रुप यहाँ से ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ, और उसके बाद ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही ओपनिंग होगी तो देखिए क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा ये क्या करेगा, ये जो बेस था जिसने H+ यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया था उससे ये H+ को अगेन से ले लेगा, तो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो NH2 CH2COOH हो जाएगा। आपका अमाइनो एसिड यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ तरीके थे आपके जो ये NH2 ग्रुप के प्रोटेक्शन के और उनके डी प्रोटेक्शन का केस हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए कुछ और तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला साइट होता है वहां से प्रोटेक्शन करवाते हैं इनका। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला साइड हो गया। अब अगर हमें यहाँ से प्रोटेक्शन करवाना है, हमें हमारा जो रिएक्शन था उसको इस वाली साइड से करवाना है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एसिडिक मीडियम में इसी अल्कोहल के साथ में ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एस्टर बन जाएगा, ये एसिडिफिकेशन, सॉरी ये ठीक है, जैसे आप इसको एसिडिक मीडियम में इसे ट्रीट करते हो, यहाँ पे इस कंपाउंड का ये ठीक है, ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इस ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके किसी सिस्टम में अमीनो एसिड आपने ले रखा है, लेकिन आपको वो उसको किसी से भी रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करवाना है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, इस ग्रुप को भी प्रोटेक्ट करवा देते हैं, इस ग्रुप को भी प्रोटेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं इसी में हम बता देते हैं। उसके लिए हम कोई कॉपर का सॉल्ट मान लो यूज कर लिया आपने। ठीक है, तो कॉपर की सॉल्ट को जैसे हम इसमें जैसे ही अमीनो एसिड डालेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो जैसे ही हम कॉपर के सॉल्ट में इसको डालेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन ये कर लेगा, और दोनों ही साइड्स इसके कोई भी फर्दर रिएक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका प्रोटेक्शन करवाते हैं अपने फर्दर रिएक्शंस में यूज़ करने के लिए इनको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनका जो अमीनो एसिड्स हैं उनका डिटेक्शन करवाते हैं कि कोई कहीं पे अगर अमीनो एसिड कोई प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करवाते हैं। ठीक है, और फॉर कुछ एंजाइम्स के साथ में इनको ट्रीट करते हैं तो ये कहाँ से क्लीवेज दिखाते हैं। ठीक, थैंक यू।